एआईएमआईएम के मुखिया ओवैसी ने पाकिस्तान की हर मजहबी चाल को भारत में नाकाम कर दिया है। पहले तो पाकिस्तान के परस्त आतंकियों ने पहलगाम की घटना को अंजाम दिया। भारत में मजहबी कहीं ना कहीं जो अपनी पूरी एक गंदगी है उसका परिचय दिया। और उसके बाद अब जब पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ युद्ध के बीच जो अपना ऑपरेशन का नाम रखा था, हालांकि अब तो युद्ध विराम हो चुका है, लेकिन पाकिस्तान ने जिस ऑपरेशन को जो नाम दिया था वो भी कहीं ना कहीं पाकिस्तान की एक मजहबी यहाँ पर हरकत निकलकर सामने आई थी, जिसका ओवैसी ने ऐसा प्रतिकार किया कि पाकिस्तान को एक माकूल जवाब मिला है। हुआ क्या, मैं आपको बता देता हूं कि पाकिस्तान के खिलाफ जिस लिहाज से भारत ने आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर चलाया था, इस पूरे ऑपरेशन सिंदूर की दुनिया भर में चर्चा हुई और इसके बाद पाकिस्तान के क्या हाल हुए वो सब हमने अब देख लिया कि घुटनों पर पाकिस्तान बैठकर युद्ध विराम के लिए सामने आ गया। अब इस ऑपरेशन में पाकिस्तान ने जो अपना नाम रखा था ऑपरेशन का, उसका नाम था बनियान अल मरसूस। ये कुरान की एक आयत है और इस आयत का क्या मतलब होता है वो ओवैसी ने बताया है। और इस आयत का आप मतलब सुनेंगे तो आप भी समझ जाएंगे कि आखिर पाकिस्तान का जो मौलाना आसिम मुनीर है वो किस हद तक कायर है, किस हद तक वो मजहब के नाम पर कहीं ना कहीं अपनी आर्मी का इस्तेमाल कर रहा है, पाकिस्तान की जनता को बरगला रहा है और भारत में भी इसी मजहबी अपनी नफरत को बढ़ाने की कोशिश करता है। तो ये जो पूरे ऑपरेशन का नाम दिया गया था, इसका मतलब होता है कि अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो एक मजबूत दीवार की तरह खड़े हो जाओ। कितनी कायर है पाकिस्तान की आर्मी। आपको बता देते हैं कि जब ये पूरा युद्ध हो रहा था तो भारतीय जो हमारी डिफेंस के अधिकारी हैं, बकायदा उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया था कि पाकिस्तान ने क्या किया था। पाकिस्तान जब भारत पर ड्रोन से आक्रमण कर रहा था तो उसने जो अपना एयर स्पेस है उसे खोलकर रखा हुआ था ताकि भारत उन पर कहीं ना कहीं दया खा जाए, सिविलियंस को भारत ना मारे, क्योंकि ये भारत की अपनी प्रकृति है कि भारत बेकसूर पर कभी भी हाथ नहीं उठाता है। और ऐसे पाकिस्तान ने खुद को बचाया और यही उनके ऑपरेशन का भी नाम था, जिसमें वो कह रहे हैं कि तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो ढाल बन जाओ। ओवैसी ने इसका कहीं ना कहीं खुलासा करके पाकिस्तान को एक माकूल जवाब दिया है और पूरे पहलगाम की घटना के बाद ही ओवैसी लगातार पाकिस्तान की पोल तो खोल ही रहे हैं। नहीं, उसके आगे भी आप पढ़िए उसमें क्या लिखा है ओवैसी। और जिस तरह से उन्होंने कहा कि ढाल बन जाओ, खड़े हो जाओ, मतलब सीधी सी बात है कि वो अपनी देश की जनता को बोल रहे थे और मजहब के नाम से जोड़कर सीधी सी बात है कि उन्माद फैलाने के लिए वो खड़े करने की बात कर रहे थे। बहुत अच्छी बात बोली उन्होंने, कहा कि जब पाकिस्तान मतलब पूर्वी पाकिस्तान जो बांग्लादेश हो चुका है वहां पर बंगाली मुसलमानों पर गोली चल रही थी, तब क्या वे दीवार बनकर खड़े हुए थे। मतलब ये दिखाता है कि भाई पाकिस्तान किस तरह कायराना हरकत करता है, किस तरह मजहबी कहीं आयतों का इस्तेमाल करता है, और वही उसने पहलगाम की घटना पर भी किया था। देखिए, आज भारत का एक आधा से ज्यादा विपक्ष है जो अभी भी इस बात को कहीं ना कहीं स्वीकार करने से दो कदम पीछे हट रहा है, लेकिन ओवैसी ने इस बात का कहीं ना कहीं यहां आकर प्रतिकार किया था। उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान ने इस्तेमाल किया है, पाकिस्तान कहीं ना कहीं मजहब के नाम पर जो युवा हैं जम्मू कश्मीर के उन्हें बरगलाता रहता है, अपनी आवाम को बरगलाता रहता है और इस तरह की हरकत करके भारत में कहीं ना कहीं अशांति पैदा करने की कोशिश करता है। भारत की युवाओं को भी आकर्षित करने के लिए जम्मू कश्मीर में जो कई आतंकवादी जो पकड़े गए थे वो कश्मीर के थे, ये तय है। और ये जो पाकिस्तान जो पीओके में से जो आतंकवादियों को भेजता था, उनको अपने साथ आकर्षित करता था, वो शिक्षा नीति जो खासकर है उनको वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करता था कि जो मुसलमान है वो शिक्षित ना बन सके। तो ये जो एआईएम के जो चीफ हैं ओवैसी साहब, ये लगातार मुसलमानों को शिक्षित करने का लगातार प्रयास करते रहे हैं और ये कहते थे कि मुसलमान शिक्षित बनो, सभ्य बनो, पढ़े लिखे बनो, आगे बढ़ो, उन्नतिशील बनो। अगर आप ऐसे करेंगे तो मजहबी जो दीवारें होती हैं उनको भी आप ध्वस्त कर देंगे। देखिए, दो चीजें मैं पहले बता दूं कि ओवैसी का जो ये पूरा बदलाव आया है ये पहलगाम की घटना के बाद आया है, क्योंकि अगर आप अभी भी देखेंगे तो चाहे देश के वो तमाम मसले हों, वक्फ का मसला हो, 3 तलाक का मसला हो, ओवैसी अपने स्टैंड पर खड़े हैं। वो आज भी सरकार की आलोचना कर रहे हैं, वो आज भी कह रहे हैं कि हमारे जो जमीनें हैं वक्फ के जरिए सरकार लेना चाहती है। उन्होंने वो अपना स्टैंड नहीं बदला है, लेकिन तारीफ क्यों हो रही है, क्योंकि जब राष्ट्रीय सुरक्षा का मसला आया तो ओवैसी का जो एक बदलाव निकलकर सामने आया है ये राजनीति के लिहाज से और मुझे लगता है कि लोकतंत्र के लिहाज से एक बहुत अच्छा बदलाव है, क्योंकि पूरे देश में तुष्टीकरण की राजनीति चलती है, सरकार को कमजोर करने की कोशिश होती है, कहीं ना कहीं वो ठीक है। आप राजनीति के जितने दाव पेच हैं आप कीजिए, सरकार झेल लेती है, देश उसको झेल लेता है, लेकिन जब बात बाहर की आ जाती है, जब आप देश से बाहर कहीं लड़ाई लड़ते हैं, जैसे अभी पाकिस्तान से हम लड़ रहे थे, तब विपक्ष के कई ऐसे नेताओं के बयान आए
मैं आपको उदाहरण दूंगा, पीडीपी मुखिया महबूबा मुफ्ती का बयान आया था, उन्होंने कहीं ना कहीं जो तथ्य पाकिस्तान दे रहा था उसकी पैरवी की थी। सिद्धारमैया का बयान आया था, पुलवामा पर कहीं ना कहीं सवाल उठाए थे, चरणजीत सिंह चन्नी ने सवाल उठाए थे। लेकिन ओवैसी का जो पूरा स्टैंड रहा है वो एकदम उन्होंने अलग दिखाया। उन्होंने हर मसले पर सरकार की सराहना की, चाहे पाकिस्तान के खिलाफ कूटनीतिक कदम हो या उसके बाद सैन्य कार्रवाई हो। माफ कीजिएगा, बार बार ओवैसी सरकार को वो दावपेच बता रहे थे कि कैसे पाकिस्तान से निपटा जाए। और उन्होंने कहा कि हाफिज सईद जिहाद फैलाने की बात करता है, ये सीधे तौर पर धर्म का इस्तेमाल करता है। तो मुझे लगता है कि ओवैसी ने ये जो पूरा ऑपरेशन हुआ, आप देखिए कि भारत में कितने मुसलमान होंगे, कितने राजनेता भारत में मुसलमान है, भारत से ज्यादा मुसलमान कहीं नहीं। ओवैसी ने आज एक और बात की, उन्होंने कहा कि आखिर ये जो तुर्की है ये पाकिस्तान का समर्थन किस एवज पे कर रहा है, मुसलमानों का अगर उसे समर्थन करना है तो क्या भारत के मुसलमान मुसलमान नहीं है। तो ऐसे ओवैसी ने जो तुर्की का स्टैंड है ये जो दिखाता है कि आप मुसलमानों के पक्षधर नहीं है, आप कहीं ना कहीं आतंक का पक्षधर बन रहे हैं और भारत के खिलाफ कदम उठा रहे हैं। तो आप देखेंगे कि भारत में कितने मुस्लिम होंगे, कितने नेता हैं, लेकिन पाकिस्तान के इस ऑपरेशन को डिकोड किसने किया, ओवैसी ने किया। और शायद मुझे लग रहा है कि इसीलिए आज ओवैसी की तारीफ भी हो रही है, क्योंकि जिस लिहाज से उन्होंने इस पूरे ऑपरेशन के दौरान 2 दिन पहले उनका एक वीडियो आया था, वो वैसी जो सफेद जालीदार टोपी के अलावा मुझे लगता है कि कभी देश की राजनीति में देखे नहीं गए। लेकिन उनके सिर पर भी अगर तिरंगे का जो पूरा साफा नजर आने लगता है तो मुझे लगता है कि ये देश में एक राष्ट्रवाद की शुरुआत है, कि एक ऐसा राजनेता भी जो अपनी पार्टी और अपनी एक कौम से ऊपर नहीं उठ पाता था, आज वो राजनेता देश के लिए दहाड़ रहा है, राष्ट्र के लिए, राष्ट्र के द्रोहियों पर, दुश्मनों पर प्रतिकार कर रहा है। तो मुझे तो यही लगेगा कि ये जो भारत की बदलती हुई राजनीति है, जो हम कहते हैं ना कि ये नया भारत है। देखिए, स्वीकार्यता लगातार बढ़ी है। देखिए, एआईएम के चीफ ओवैसी की स्वीकार्यता मुस्लिम समाज में लगातार बढ़ी है। वो रिफॉर्म करना चाहते हैं मुसलमान समाज मुझे को, लग रहा है, और वो लगातार उसमें कदम बढ़ाते हैं। वो हरदम उन मुसलमानों का नाम लेते हैं जो आगे बढ़ते हैं कि देखो ये इसने ऐसा किया। वो कलाम साहब की बात करते हैं, तमाम ऐसे अब्दुल हमीद की बात करते हैं, ऐसे लोगों की वो बातचीत कर। मैं बता रहा हूँ, एक चीज निकल गई, पहलगाम की घटना ने कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ओवैसी को झकझोर दिया है। ओवैसी वकालत तो करते थे, इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो अपनी कौम की वकालत करते थे, वो अपने धर्म की वकालत करते थे, संसद में खड़े होकर मीर तकमीर के उन्होंने नारे भी लगाए, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन जब पहलगाम की घटना आई और धर्म पूछ कर, क्योंकि ओवैसी ने अगर हम देखें तो वो हमेशा से कहते थे कि भाई धर्म के नाम पर मत करो, ठीक है, आप ये नहीं करो, लेकिन उन्हें लगता था कि जो आतंकी हैं उनका मजहब नहीं होता है। बातें तो होती थी, लेकिन ऐसी घटना मुझे लगता है कि कश्मीर के अलावा 90 के बाद जो आई है, ये पहली बार ऐसी आई है जहां पर सीधे धर्म पूछा गया और इसके बाद बेकसूरों की जान ले ली गई। इस घटना ने मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ओवैसी को उस सच से कहीं ना कहीं परिचित कराया है। भावुक पल है, इमोशन है, उनको समझ में आया। इमोशन दो चीजों से आप देखिए, इमोशन क्यों देखिए, मैंने इस घटना को ज्यादा ओवैसी कैसे किया कि एक ऐसा व्यक्ति जो कि घटना हुई है उसके संबंध में अपने विचार रखना चाहता है। वो अमित शाह रिजिजू से क्यों बोलते हैं कि साहब हमको भी बुला लो, हम एक सांसद हैं, तो अमित शाह का फोन उसके पास क्यों जाता है अमित शाह जी के, भैया आ जाइए आप। वो बोलना चाहते हैं, बताना चाहते हैं। जैसे ही घटना हुई थी वो लगातार देश के पक्ष में खड़े हुए थे, तमाम चीजें प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, चाहते तो नहीं करते प्रेस कॉन्फ्रेंस, जो भारत सरकार कर रही थी उसको करने देते, वो सब दलीय बैठक में जा रहे हैं। मतलब एक देश के प्रति जो उनका जो लगाव दिखा, जो बातें दिखी, और खासकर जिस तरह से धर्म पूछकर जो एक घटना हुई तो उनको लगा था कि अगर इस समय मैं नहीं खड़ा हुआ तो यहाँ की जो कौम है, खासकर मुस्लिम समाज के प्रति भी जो निष्ठा जो है ना, वो ये जरूरत थी। तो जरूरत के वक्त, और देखिए उसके बाद आपने देखा मुस्लिम समाज किस तरह से आगे आया, किस तरह देश रक्षा के लिए खड़ा हुआ, तमाम जगह पर रैलियां निकाली मुस्लिम समाज ने और कहा कि हम देश के साथ खड़े हुए हैं और अगर कभी मरने की बात आई तो हम स्वयं जाएंगे। देखिए तमाम मौलाना, तमाम जितने लोग हैं, उन सबने अपने बयान दिए। सरकार हो, चाहे भारत का संविधान हो या चाहे भारत की सेना हो, कभी भी मजहब के नाम पर भेदभाव नहीं करता है। ये राजनेता हैं जो तुष्टीकरण की राजनीति देश में करते हैं, ये राजनेता हैं जो मजहब के नाम पर बांटकर अपनी वोट बैंक की रोटियां सेकते हैं और सत्ता तक पहुंचने की चाबी खोलते हैं। लेकिन कभी भी देश ने ऐसा नहीं कहा है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण मैं दूंगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दूंगा, भारतीय सेना को दूंगा, कि देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वक्फ के तुरंत बाद उन्होंने बोहरा समाज से मुलाकात की थी। ट्रिपल तलाक मोदी हमेशा कहते आए हैं कि ये मुस्लिमों के पक्ष में है। वक्फ मोदी ने हमेशा कहा है कि भाई इससे जो
जो असल मुसलमान है, जो असल गरीब मुसलमान है, उन्हें ये रोटी मिलेगी, वक्त से जो फायदा होगा, जो संपत्ति है उससे उन्हें फायदा होगा। और आप देखिए, जब पाकिस्तान के खिलाफ भारत ने ललकार भरी, जब पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया, और जब पाकिस्तान के परस्त आतंकियों ने कहा था कि जाकर मोदी को बताना, तो मोदी चाहते तो जवाब दे सकते थे। मोदी आकर बताते ऑपरेशन सिंदूर क्या है, चाहते तो राजनीतिक फायदा ले सकते थे। आज वो दुनिया को आकर कहते कि मैंने ऑपरेशन सिंदूर करवाया है, लेकिन मोदी ने किसे भेजा? मोदी ने भेजा कर्नल सोफिया कुरैशी को। मोदी ने किसे भेजा? मोदी ने भेजा व्योमिका सिंह को कि जाइए आप जाकर बताइए। तो ये है भारत की सरकार और ये है भारत की सेना। और मुझे लगता है कि ये बदलाव जो आया है, ये इसी पूरी जो 11 साल की रीत निकल कर सामने आई है। देश राष्ट्रवाद के लिए बढ़ रहा है, देश विकासवाद के लिए बढ़ रहा है। सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नारा है, वो प्रभावित करता ही है। चाहे फिर वो गुलाम नबी आजाद हो जो प्रधानमंत्री से प्रभावित होते हैं। और मुझे लग रहा है कि इस फहरिस्त में नया नाम ओवैसी का जोड़ देना चाहिए। ABC हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ